नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। इस वक्त दुनिया में जियो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। अमेरिका हिंदुस्तान में दखलंदाजी कर रहा है, डिस्टरबेंस करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश में तख्तापलट हो चुका है। उससे पहले इमरान खान की सरकार में भी जो है आपने देखा क्या कुछ हुआ। तो दुनिया में इस वक्त बहुत सारी चीजें चल रही हैं। अभी राहुल गांधी भी अमेरिका की यात्रा से वापस आए हैं। उससे पहले प्रधानमंत्री भी रूस की यात्रा पर गए थे, तब भी कुछ गीदड़ भभकी भी अमेरिका की तरफ से आई थी। लेकिन अब भारत के एनएस से अजीत डोभाल और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक मुलाकात हुई। हालांकि रूसी राष्ट्रपति की किसी भी देश के एनएसए के साथ यह पहली बार मुलाकात है, इसीलिए इस मुलाकात के बाद बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि डोभाल साहब की तरफ से यह कहा गया, एक वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि प्रधानमंत्री जब यूक्रेन गए थे तब उनकी जेलेंस्की के साथ क्या कुछ बातचीत हुई, वो बताने के लिए डोभाल साहब पुतिन साहब से मुलाकात करने के लिए गए हैं। लेकिन असल में पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, जानने की कोशिश करेंगे। और जो मेरे साथ मेहमान हैं, निपुण आलम बयान विदेशी मामलों के जानकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। पंकज प्रसून हमारे वरिष्ठ सहयोगी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले निपुण जी, आप विदेशी मामलों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, तो आपके नजरिए में यह मुलाकात क्या कहती है? देखिए अभिषेक जी, बहुत ही मुलाकात है और उसमें जो एक स्टेटमेंट है वो हर भारतीय के मन को छुआ होगा और हर भारतीय उसके लिए गर्व महसूस कर रहा होगा। पुतिन साहब का कहना ये था, हम वेट कर रहे हैं अपने फ्रेंड पीएम मोदी का कि वो अक्टूबर 2024 में जो ब्रिक्स की समिट होने वाली है उसमें आएंगे और हम उनका ग्रांड वेलकम करेंगे। इस प्रकार की बात उन्होंने डोभाल साहब को बोली। तो एक तो ये प्राउडी मूवमेंट हर भारतीय के लिए। दूसरी बात यहाँ पे जो आपने बोली, जो आपने प्रश्न किया कि इसको हम कैसे देखते हैं इस मायने, देखिए जिस प्रकार के आपने स्टैटिक जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो स्टैटिक्स है, पूरे वर्ल्ड की बदल रही है, खासतौर से साउथ एशिया की। चाहे वो आप अफगानिस्तान का नाम आपने लिया, पाकिस्तान का नाम लिया, बांग्लादेश का नाम आपने लिया, इसके अलावा म्यांमार का आप नाम ले सकते हैं, श्रीलंका, मालदीव का नाम ले सकते हैं। ये सारे के सारे अगर हम देखें तो भूटान को छोड़कर बाकी जितने भी सार्क के नेशन हैं, इन सब की पॉलिटिक्स क्या बदल रही है। मिडिल ईस्ट भी डिस्टर्ब आपका है, वेस्ट एशिया में अच्छा डिस्टर्बेंस है। तो उन सब हालातों में डोभाल साहब का, और देखिए जो वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो में क्या बात हो रही है, डोभाल साहब ये कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने आपके लिए एक मैसेज दिया है और आपको स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा है कि जेलेंस्की यानी कि जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट थे उनसे मेरी क्या क्या बातें हुई, वर्ड टू वर्ड आपको बताने के लिए मुझे भेजा गया है। तो मैं पीएम मोदी का दूत हूं, उन्होंने पर्सनली आपसे बात करने के लिए कहा, वर्ड टू वर्ड। सर इतनी आसान तो मुलाकात नहीं हो सकती ना जितनी दिखाई गई, सिर्फ वही तो बातचीत नहीं हो सकती। अब इसका मायना समझिए, मैं इसके मायने की बात करता हूँ। इसका मायना क्या, देखिए हमारा 1971 इंदिरा गांधी जी के समय में हम 20 ईयर का फ्रेंडशिप ट्रीटी करते हैं। फ्रेंडशिप ट्रीटी के बाद 90 में खत्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी हम रशिया को बोलते हैं टाइम टेस्टिंग फ्रेंड, यानी कि हमारा हमेशा जो जब भी हम मुसीबत आई रशिया हमारे साथ खड़ा हुआ। तो हमने एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह, कि हम आपके साथ एक रेस्पॉन्सिबल कंट्री की तरह व्यवहार करते हैं, रशिया का हम बहुत रिगार्ड करते हैं। इसलिए जो वर्ड टू वर्ड जेलेंस्की से बात हुई है वो बात हम आपको बताने के लिए आए हैं। एक तो इसका नजरिया ये है जिसको हम फ्रेंडली देख सकते हैं, लेकिन अब इसको आप बड़े कैनवास पर देखिए। जिस प्रकार अमेरिका का चल रहा है, इसको मैं पॉलिटिक्स की बात करूं तो ये खबर आई तो ये लगातार कि बांग्लादेश में जो तख्तापलट हुआ है इसके पीछे कोई और नहीं, अमेरिका है। पाकिस्तान में इस समय जो चल रहा है उसके पीछे अमेरिका है। अफगानिस्तान में जो भी कुछ है उसके पीछे भी क्या आपका अमेरिका है। इन सब के अलावा हम देखें जार के हालात, तमाम तरह के हालात, अमेरिका पीछे है। और अभी आपने तो कहा राहुल गांधी जी अमेरिका विजिट करके आए, और ये बात एक सौहार्द हो रही है। आप देखेंगे जो अमेरिका के एम्बेसडर भारत में है वो जम्मू कश्मीर जाते हैं चुनाव से इन टाइम पहले, वहां जाके मुलाकात करते हैं मिल में। इस प्रकार की जो ये राजनीति उनकी चल रही है, ये बात भी उठ रही है कि भारत में भी अमेरिका अस्थिरता फैलाना चाहता है। तो उसका आप इसको एक प्रत्युत्तर की तरह देखिए कि अगर तुम हमारे यहाँ पर डिस्टर्बेंस करने का प्रयास करोगे तो हमारी ब्रिक्स से क्या होगी, और नजदीकियां बढ़ेंगी। और एक इंटरेस्टिंग बात, जिस समय डोभाल साहब मुलाकात कर रहे हैं पुतिन से, उसी समय हमारे जयशंकर जी बैठे हुए जेनेवा में, स्विट्जरलैंड के अंदर, और वहां इंटरव्यू में पूछा जाता है उनसे
कि भाई इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी हैं, आप उनका पार्ट हैं, तो आप ब्रिक्स का पार्ट क्यों बने? तो जयशंकर जी ने क्या शानदार जवाब दिया। जयशंकर जी ने कहा कि भाई आपने G7 बनाया, वो G8 बना, फिर वो G7 आपका रह गया, और आपने और देशों के लिए क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक करने के बाद अगर आज हम अपना कोई अलायंस बनाते हैं और किसी में हम पार्ट बनते हैं, तो इसमें आपको दिक्कत क्या होनी चाहिए? और ब्रिक्स के नाम से जो नॉर्थ कंट्रीज हैं, नॉर्थ कंट्रीज जिसको हम डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, उनको आपत्ति क्या है? ऐसा जयशंकर जी ने। और ब्रिक्स की जो समिट होने वाली, और एक इंटरेस्टिंग बात और सुनिएगा अभिषेक जी, अभी सितंबर में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग होगी, जिसमें हमारे पीएम जाया करते थे, लेकिन इस बार पीएम नहीं जा रहे हैं। सितंबर में कौन जा रहे हैं? जयशंकर जा रहे हैं। लेकिन अक्टूबर की मीटिंग के अंदर आपके हो रहे हैं, यानी कि आपका रशिया जा रहे हैं। तो मैसेज बहुत क्लियर है कि अगर अमेरिका इस प्रकार के स्टेप लेगा, हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट लेगा या उसको डिस्टर्ब करने का प्रयास करेगा, तो ये मैसेज क्लियर है कि रशिया और चाइना के साथ हमको नजदीकी बनाने में कोई गुरेज नहीं है। ठीक है पंकज जी, आप किस तरीके से देखते हैं इसे, जिस तरीके से निपुण जी ने कहा कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, जम्मू कश्मीर में मुलाकात, खड़गे साहब से मुलाकात, ओवैसी से मुलाकात, और भी भारत के तमाम नेताओं से मुलाकात, केसी त्यागी के साथ मुलाकात, चंद्रबाबू नायडू के साथ मुलाकात, अमेरिकी जो डिप्लोमेट्स हैं, क्या आप भी इसे इसी तरह देखते हैं कि अमेरिका को न्यूट्रलाइज करने की एक कवायद है? देखिए, निपुण साहब की बात को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये जो भी साउथ एशिया है, पाकिस्तान में इमरान खान ने आरोप लगाया था कि मेरे तख्ता पलट के पीछे अमेरिका है। डोनाल्ड लू का नाम साफ साफ आया था। साफ साफ। हाँ, बांग्लादेश में ऑलमोस्ट क्लियर है बिल्कुल कि अमेरिका इसके पीछे था। 16 बार विजिट हुआ। हाँ, वो सेम डोनाल्ड लू। श्रीलंका में जब हेमन टोटा में फंसा श्रीलंका, और उसके बाद जो उसका चेंज ऑफ गार्ड हुआ, और जैसे वो इंडिया की तरफ आज ठीक है वो उसकी स्थिति, उसके बाद जो मालदीव में हुआ, मतलब भारत के चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट मणिपुर में और नॉर्थ ईस्ट में जो हो रहा है, आज की तारीख में म्यांमार में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। और जितने भी वहाँ जो एंटी एस्टेब्लिशमेंट फोर्सेज या फिर जो हुंटा के खिलाफ जो भी ट्राइबल्स जो थे, जो भी अलग अलग संगठन, उन सब ने एक कोलिशन बनाया है और वहाँ की आर्मी से लड़ रहे हैं। तो भारत के चारों तरफ कोलाहल है। भारत के अंदर वो कोलाहल पैदा करने की कोशिश है, और उस परिप्रेक्ष्य में अजीत डोभाल का पुतिन से मिलना, मैं देख रहा था सोशल मीडिया में, दोनों के बैकग्राउंड को लेकर बहुत सारी चर्चा है कि डोभाल साहब जिस बैकग्राउंड से आते हैं या पुतिन जिस बैकग्राउंड से आते हैं, वेयर रॉ मीट्स केजीबी, इस तरह की बात कही जा रही है। तो वो दोनों जो मिल रहे हैं, उसके बाद जो भारत के आसपास जो कुछ जियोपॉलिटिक्स हो रही है, इस सब को लेकर बहुत महत्वपूर्ण है ये बैठक। और निपुण साहब ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सिग्नलिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है। आप क्या सिग्नल दे रहे हैं और किसे दे रहे हैं, ये इसका महत्व है वो। और भारत ने जो सिग्नल देना था वो दे दिया, इस मुलाकात के जरिए भी दिया है, इससे पहले भी दिया है। और यकीन मानिए कि अमेरिका की चौधराहट जो दुनिया में थी, अब बहुत लंबे वक्त तक नहीं रहने वाली है। धीरे धीरे छीज रही है वो चीज। कुर्सी पर न्यू खतरा वर्ल्ड है। ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, बार बार ये बात हो रही है ना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में किस देश का क्या पोजीशन होगा, अभी से उसकी सुबुगाहट धीरे 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 वो स्ट्रक्चर लेना शुरू करेगा। आज से हो सकता है उसको 10 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, लेकिन उसमें भारत कहां पे होगा, इसका भी धीरे 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 आप लोग को खुद ही पता चल जाएगा। आज यूं ही नहीं, ईरान से भी भारत बात कर सकता है, इजराइल से भी कर सकता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ भी सहज है, रशिया के साथ भी सहज है। आप देखिए ना कि जो दोनों तरफ के लोग हैं, एकमात्र ऐसा देश होगा जो दोनों के साथ वो नेगोशिएट करे, और दोनों कंफर्टेबल हैं। नेगोशिएट करना वो अलग चीज है। तो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट हो रहा है दुनिया में, और उस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कुछ नए देश जुड़ेंगे। उसमें ब्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसमें रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया और साउथ अफ्रीका। चलिए, न्यू उभरती आर्थिक शक्तियां हैं ये सब। वर्ल्ड न्यू ऑर्डर पर भी मैं आऊंगा निपुण जी, लेकिन एक बहुत अहम सवाल, थोड़ा सा लंबा हो सकता है मेरा सवाल। अभी जब प्रधानमंत्री मोदी रशिया की यात्रा पर गए थे, तब अमेरिका की तरफ से कहा गया था, मतलब गिरदड़ भभकी जरूर दी गई थी कि आप मत जाइए, लेकिन प्रधानमंत्री गए। उसके बाद वहां से बयान आता है अमेरिका से कि आप जा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप वहां कोई समझौता करके मत आइएगा। ठीक है, वो समझौता भारत कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं करके आया। उसके बाद
भारत के प्रधानमंत्री जो पिछले 2.5 साल में यूक्रेन नहीं गए, जिस तरीके से आपने सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल किया कि संकेत सिग्नलिंग जो होती है वो बहुत अहम होती है, तो इसके बीच में क्या सिग्नल है वो मुझे समझाइएगा जरा। यूक्रेन प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं, जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं, उसी गर्मजोशी के साथ मुलाकात करते हैं जिस गर्मजोशी के साथ रशिया में मुलाकात की। तब ऐसा कहा गया भारत में जो विपक्ष है कि प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं अमेरिका के दबाव के तले झुक गए। अब एक बार फिर ब्रिक्स सम्मेलन होना है, प्रधानमंत्री मोदी को फिर रशिया जाना है। क्या फिर से हम कोई समझौता नहीं करेंगे ब्रिक्स में, या फिर हम अमेरिका के किसी दबाव में आएंगे? ये वाकई में दबाव है या फिर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है अमेरिका को? देखिए, अब अभिषेक जी आपका प्रश्न बड़ा शानदार प्रश्न है, और इसको देखिए समझिएगा। जो ब्रिक्स समिट अक्टूबर में होनी है, उसमें क्या होना है कि ब्रिक्स करेंसी का क्या होगा, कॉन्सेप्ट लाया जाएगा और वो पुतिन साहब लेकर आएंगे। और ब्रिक्स करेंसी अगर बनती है तो ब्रिक्स की जो करेंसी है वो सीधा सीधा टक्कर देगी किसको, डॉलर को। और आपने देखा होगा अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप का कहना ये है कि जो भी कंट्री अपने यहाँ पे डॉलर को एक्सेप्ट नहीं करता है, हम उससे बेटर रिलेशन नहीं बनाएंगे। जैसे मैं प्रेसिडेंट बनूंगा तो मैं उससे एक्स्ट्रा पैसे क्या करूंगा, वसूल करूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट है। यानी कि एक अच्छी खासी टक्कर होने वाली है किसके बीच में, डॉलर के बीच में, और दूसरा आपका किसके बीच में, डॉलर के अलावा आपका ब्रिक्स करेंसी के बीच में। इन दोनों के बीच में एक फाइट होने वाली है। एक तो बात आप इस बात देखिएगा। और जैसे ही ब्रिक्स में जो ब्रिक्स के सभी देशों के एनएस से वहाँ पर गए थे, केवल डोवाल साहब नहीं गए थे। और ये क्या था कि उस मीटिंग से पहले, अक्टूबर की मीटिंग से पहले सभी देशों के एनएस से वहाँ पर गए और उनसे पुतिन साहब मिले। पुतिन साहब जैसे ही बाहर मिलकर आए तो मीडिया ने उनसे एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जानना चाहिए। उनसे पूछा गया कि पुतिन साहब यूएसए और यूके प्लान ये कर रहे हैं कि वो यूक्रेन को लार्ज स्केल वेपन लॉन्च का या उसको यूज करने की छूट देंगे। तो पुतिन साहब ने क्या उत्तर दिया? पुतिन साहब का आंसर ये था कि अगर यूएस यूके ऐसा करते हैं तो कि नाटो सीधा रशिया के साथ क्या कर रहा है, वॉर करना चाहता है, और नाटो वांट टू वॉर विद द रशिया। और जो ये जो बात थी, बात को समझिएगा। देखिए, जो ये वॉर हो रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसका एक ही रीजन है, और रीजन क्या है, जेलेंस्की की ये जिद कि मुझे नाटो में शामिल होना है, ईयू में शामिल होना है। और रशिया का ये वो सिक्योरिटी कंसर्न है जो हमारा सिक्योरिटी कंसर्न रहता है। हमें भी तो तकलीफ होती है ना जब चीन हमारे नेबर्स में आके बैठता है, वो गवादर पोर्ट लेता है, हमको तनाव होता है। चीन लेता है, चिटगांव लेता है, कोको आइलैंड लेता है, हमन टोटा लेता है, मालदीव में जगह बनाता है। तो जब वो इस प्रकार से नेपाल में एंट्री करता है तो हमें अपनी सिक्योरिटी का कंसर्न होता है। यही कंसर्न है किसका, रशिया का। और बाल्टिक नेशन ऑलरेडी पार्ट बन चुके हैं नाटो का। बाल्टिक नेशन है जो पहले पार्ट हुआ करते थे किसका, रशिया का। तो रशिया का अपना जो कोर्स है वो वॉर में जाना उसके लाज में था, फॉर हिज सिक्योरिटी एंड हिज सोवरेनिटी। तो हम रशिया के इस खोज को समझते हैं। इसलिए हमने क्या कहा कि हम बार बार ये बात बोलते थे कि हम वॉर में शांति की बात तो करते हैं, और यूक्रेन जाकर हमने ये नहीं कहा कि रशिया गलत है या यूक्रेन गलत है, कौन सही कौन है। हमने केवल ह्यूमैनिटी की बात की, मानवता की बात की। और हमारा स्टैंड पहले से ये रहा है कि भारत ने युद्ध नहीं बल्कि बुद्ध दिया है। तो भारत का जो स्टैंड है उसी स्टैंड को आप डोवाल साहब की मीटिंग में, और मैं तो मानता हूं कि एक बहुत शानदार डिप्लोमेसी थी कि डोवाल साहब का ऐसे मिलना और ये कहना उनको कि मैं पीएम मोदी का मैसेज आपके लिए लेकर आया हूं। और मैं आपको बताने कि जेलेंस्की से मोदी जी की क्या क्या बातें हुई थी, मैं आपको वर्ड टू वर्ड यूज किया है, वर्ड टू वर्ड मैं आपको बताऊंगा। तो दैट इज, इसका मतलब क्या था कि हम अपने पुराने अलाइज को, जो हमारा 1971 से हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसको हम किसी के छोड़ने वाले नहीं है। और इसको कहा जाता है बैलेंसिंग पॉलिसी। भारत की जो बैलेंसिंग पॉलिसीज है। और दूसरा, आप देखिए पहले नेहरू के टाइम में हमारे यहाँ हुआ करता था नैम यानी कि हम किसी अलायंस होंगे। आज भारत क्या कहता है, मल्टी एंगेजमेंट। हम हर अलायंस का पार्ट होंगे। आप चाहेंगे हम बनेंगे ब्रिक्स का पार्ट, आप चाहेंगे हम बनेंगे क्वाड का पार्ट, आप चाहेंगे हम बनेंगे एनर्जी का पार्ट, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का, वाटर अरेंजमेंट का, हम सब का पार्ट बनेंगे। लेकिन हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। और कोई देश हमारे इंटरफेरेंस करेगा तो हम उसको उसी के उत्तर में देंगे। और ये जो आपने प्रयास, जो आपने प्रश्न किया, ये भारतीय राजनीति में जो चल रहा है, आने वाले समय में देखिएगा कि इस तरह की बातें और बढ़ेंगी धीरे धीरे। एक चीज और है अभिषेक, एक चीज और समझने की कोशिश कीजिएगा कि अमेरिका इज ए मेस। अमेरिका जहां जहां गया है उसने मेस क्रिएट किया है, बर्बादी किया है। अरब में किया है, इजराइल ईरान में किया है, यूक्रेन में किया है, बट इंडिया इज सॉल्यूशन।
ये वर्ड का फर्क समझिए। इंडिया कहीं भी जाता है वो सॉल्यूशन की बात कर, हमारा अप्रोच क्या है कि हम ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया में अस्थायी शांति स्थापित कर सकते हैं। बिल्कुल। और अमेरिका क्या करता है, दो लोगों को लड़वा के अपना फायदा कमाना जानता है। दोनों के अप्रोच में देखिए फर्क। अमेरिका जहां भी जाएगा उसका चाइना के साथ इशू है, साउथ चाइना सी को लेके, वहां पे वो मेस क्रिएट करना चाहता है। वो रशिया के साथ यूक्रेन में इशू है, वहां पे उसने मेस क्रिएट कर दिया है। उसने इवन ईरान और इजराइल के बीच मेस क्रिएट कर दिया है, और पूरे अरब देशों को तो कैसे छिन्न भिन्न कर दिया है। अमेरिका ने अफ्रीका में ही मेस क्रिएट किया है। भारत कहीं मेस क्रिएट नहीं करता है, भारत सॉल्यूशन देता है और परमानेंट अस्थायी शांति की बात करता है। इसलिए इंडिया का गुडविल है और उनसे डर है, भय है, शंका है। ये जो पोजीशनिंग है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बात शांति की आई तो आप दोनों से एक आखिरी सवाल, दोनों छोटा छोटा जवाब जरूर दीजिएगा। विदेश में शांति की हम बात कर रहे हैं कि अगर कोई शांति करवा सकता है दुनिया में तो वो भारत है। यूक्रेन भी अगर कहता है कि अगर अगली शांति वार्ता होनी चाहिए तो उसका सिरमौर हिंदुस्तान को होना चाहिए, क्योंकि भरोसा है रशिया को भी और यूक्रेन को भी, अगर शांति कोई करवा सकता है तो वो भारत ही है। लेकिन हमारे मणिपुर का क्या? मणिपुर में ड्रोन से अटैक हो रहे हैं, रॉकेट से अटैक हो रहे हैं, रॉकेट लॉन्चर्स वहां मिल रहे हैं, खुलेआम लोग लेकर जा रहे हैं। पंकज जी पहले आप, और इसी सवाल का जवाब निपुण जी फिर आप दीजिएगा। मैंने कहा ना कि मेस मतलब कि भारत में भी वो मेस क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वही शक्तियां जो कि दुनिया में कर रही हैं। हमने कई बार डीप स्टेट्स वगैरह का नाम सुना है। मेरा ऐसा मानना है कि म्यांमार और मणिपुर, ये दोनों का प्रॉब्लम इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम है और इसके पीछे बहुत सारी शक्तियों का हाथ है। आप जॉर्ज सोरोस, साफ साफ पता चलता है कि जॉर्ज सोरोस की संस्था में अगर डिप्टी डायरेक्टर ऑंग सांग सुकी है और वहां सह डिप्टी डायरेक्टर आपकी सोनिया गांधी है, तो कुछ तो एक कॉमन पॉइंट है ना जहां पे ये बैठते हैं। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन की एक संस्था है, ओपेड फैक्ट कुछ इस तरह नाम है, मैं एग्जैक्ट आपको बता दूंगा। वो दोनों डायरेक्टर हैं। और मणिपुर में को लेकर जिस तरह से ये राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, बहुत जगह पे बहुत तरह की समस्या है, लेकिन मणिपुर को लेके और यूरोप में घूम घूम कर ये कहना कि भारत में ईसाइयों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है, और फिर ये आना कि डोनाल्ड लू के साथ उनकी मुलाकात कजाकिस्तान में, और फिर ये एक कॉन्सेप्ट निकलना कि एक स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट बनाना चाहता है अमेरिका यहां डीप स्टेट की मदद से, जिसमें म्यांमार के कुछ हिस्से, भारत का मणिपुर और बांग्लादेश का जो सटा हुआ इलाका है, और वो स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट इसलिए बनाना चाहता है कि वहां अपना सैन्य बेस स्थापित कर सके और वहां से चाइना और इंडिया दोनों पे नजर रख सके। सेंट मार्टिन द्वीप वो मांग रहा था ना, बिल्कुल। तो वही यहां पे जो मेस उसने क्रिएट किया है ना, भारत में करना चाहता है, पर मुझे लगता नहीं कि वो बहुत हद तक सफल हो पाएगा। ठीक है निपुण जी, अगर स्यूडो क्रिश्चियन स्टेट अमेरिका बनाना चाहता है, कुछ हिस्से म्यांमार के लेकर, कुछ बांग्लादेश के और कुछ मणिपुर का हिस्सा लेकर, तो हम क्या कर रहे हैं? अलग कुकी देश की मांग हो रही है ना? नहीं, देखिए, कुकी लैंड की मांग हो रही है। कुकी जो लैंड की जो बात कर रहे हैं आप, वो ये नहीं कि इंडिपेंडेंट सबके सब लोग ये कि हमको बिल्कुल सेपरेट हो जाते हैं। उनका ये है कि आपको मणिपुर के अंदर ही, जैसे आपके पूरे स्टेट पहले आसाम था, तो आसाम से ही सब टुकड़े होकर बने 7 सिस्टर जो हम देखते हैं, तो उनकी कुछ की डिमांड, मोस्टली डिमांड जो है, पॉपुलर जो डिमांड है कि हमको एक अलग से स्टेट देनी। और आप देखिए नॉर्थ ईस्ट में इस प्रकार की डिमांड है। आप देखिए वहाँ 3 पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंती। गारो, खासी, जयंती अलग अलग स्टेट की मांग करते हैं। वहाँ पे इतनी बहुत सारी आप देखेंगे तो करीब 15 डिमांड ऐसी है वहाँ पर राज्यों की, जो आज भी छोटे छोटे 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट को लेकर डिमांड। तो इससे डिमांड की जो ये मुद्दा है मणिपुर का, मैं मानता हूँ मणिपुर का जो मुद्दा है ये बहुत पुराना मुद्दा है। कुकी और नागा के बीच में जो विवाद है, ये एक जनजाति कह लीजिए या आप ये कह लीजिए तो पहचान का एक विवाद है, जनजाति संघर्ष है, जिसको एक हाई कोर्ट के डिसीजन से क्या हुआ, एकदम से उसको आग लगी। ये कोई आज का नहीं है, जैसे हम लोग बोलते हैं कई बार कि हिंदू मुस्लिम के बीच में बंटवारा हुआ, अंग्रेजों ने फूट डालो का, एक चली हुई चीजें होती है। समय होता है कि वो टकरारी मिलती है, वो भड़क जाती है, और ये मुद्दा आज का नहीं है मणिपुर का। आप देखिए निपुण जी, इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स, ड्रोन जो बमबारी करने में सक्षम हैं, AK-47 आ रहे हैं, और हर किसी को पता है कि वो म्यांमार से आ रहे हैं। और मेरे सवाल इसीलिए क्या कि हम कर क्या रहे हैं? ये जो वेपन इनके पास ज्यादातर आ रहे हैं थाईलैंड से आ रहे हैं। जैसे मैंने रिपोर्ट देखी थी तो वो म्यांमार से कम, ये म्यांमार की जो मिलिट्री गवर्नमेंट है या पहले आंग सान सू की गवर्नमेंट है,
दोनों ही जो उनका पूरा सगाइंग बेल्ट है, यानी कि जो नॉर्थ म्यांमार है, रखाइन प्रांत वो खुद जिसको परेशान है इस तरह के इंसर्जन ग्रुप से। तो वहां की आर्मी बहुत ज्यादा परेशान, और आर्मी बात से डरती भी है कि चाइना को सपोर्ट कर कहीं हमारे यहाँ टुकड़े ना करा दे। अभी जो आप देखिए, जो मणिपुर में जितने भी आपके इंसर्जन ग्रुप्स हैं, जो बाइक्स हैं, वेपन्स हैं, वो सब थाईलैंड से सप्लाई हो रहे हैं। अगर आप देखेंगे होम मिनिस्ट्री की हमारी जो पूरा उसमें रिपोर्ट आई है, तो वो थाईलैंड मार्किंग उस पर लगा हुआ है। जो मार्किंग बाइक वगैरह आई है, सब थाईलैंड से आई हुई है। यानी कि थाईलैंड, और थाईलैंड वो कंट्री है जिससे चाइना की बहुत नजदीकी है। और इसको अमेरिका भी, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट कहा, बांग्लादेश जो आपका आइलैंड वाली बात है या म्यांमार वाली बात है, इसको अमेरिका अब से नहीं है। आप देखिए ब्रिटिश के टाइम में आप बात कीजिए, अंडमान निकोबार की मांग की थी ब्रिटिश कि अंडमान निकोबार हमें दे दीजिए, इसको हम कंट्री बनाएंगे। चलेगा ना, उपवास मत ज्यादा जाओ, ये सेकुलर स्टेट है, सब रहेंगे, वो ईसाई वो सब रहेंगे, आप जाइए, हम देख लेंगे। तो वो एक पुराना मसला है। पहले यूके चाहता था, आज यूएस चाहते हैं। और इनका मकसद केवल इतना है, जैसे इजराइल को पूरे वेस्ट एशिया को कंट्रोल करने के लिए ऐसी स्टेट बनाया जाएगा जो इस पूरे एशिया को क्या करेगा, साउथ एशिया और ईस्ट एशिया को कंट्रोल करने का उसको एक अड्डा मिल जाएगा, यहाँ बैठ कर करेगा। लेकिन ऐसा संभव कदाचित भी नहीं है, क्योंकि भारत इस बात को बहुत अच्छे से हैंडल और अब से नहीं है। तो हमेशा प्रयास किया है, अमेरिका ने श्रीलंका से प्रयास किया है, मालदीव से प्रयास किया है। और आप देखेंगे मालदीव के साउथ में जाएंगे, ऑलरेडी आपका अमेरिका पास में सैन्य अड्डा है, लेकिन मालदीव में प्रयास किया, भारत ने कामयाब। श्रीलंका में प्रयास किया, इंदिरा गांधी के जमाने में प्रयास कर रहा है कि श्रीलंका के अंदर हमको घुसपैठ करने के लिए नेवल बेस कैंप भारत ने जाने दिया। तो मुझे लगता है ऐसा कामयाब होगा। और मणिपुर का मसला भी बहुत जल्द चाहा तो सब चीज ठीक होंगी। ये थोड़ा सा इंटरनेट में पूरा उलझा हुआ है, अमेरिका उसको पुश कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत लंबा चलने वाला है, धीरे धीरे जब चीजें सेटल हो जाएगी। ठीक है, एक बहुत छोटी सी टिप्पणी निपुण जी, अमेरिका के चुनाव पर भी चाहूंगा। अमेरिका में चुनाव है, उससे पहले ये मुलाकात, क्या उस तरीके से भी जोड़कर देख सकते हैं? देखिए, अमेरिका के चुनाव को लेकर जैसे कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप जी, अब दोनों के स्टेटमेंट को देखिए, एक्चुअली हमें पता तो है नहीं कौन कंट्री कैसा होगा। उनकी जो चुनावी कैंपेनिंग में भारत के बोलते हैं, वो बड़े सुर कई बार बदले, कई बार फेवरेबल देखते हैं, और वो सब सिचुएशनल बेस्ड। लेकिन मैं मानता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ मुद्दों को लेकर, खासतौर से ट्रेड को लेकर भारत से एंटी रवैया रहा। चाहे आप बात करें के बारे में जो उन्होंने समाप्त किया, जो 87 का था आपका डेविडसन बाइक पर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हार्ले डेविडसन भारत महंगी, वो टैक्स ज्यादा लेता है तो महंगी है। लेकिन जब बात होती है स्ट्रैटेजिकल कोऑपरेशन की, तो मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप हमको ज्यादा अच्छे सपोर्ट करते हैं। 2019 का जो मसला था हमारा 5 कश्मीर का, तो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से अमेरिका ने उस बात को बहुत अच्छे से संभाला भी। अगर कोई और बाइडेन साहब की गवर्नमेंट होती तो शायद उस चीज को बिगाड़ दे। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसे भी हुआ हो, अब वो बहुत बड़ी कहानी है, मैं उसको पूरा बताऊंगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आते नहीं, इस पर किसी दिन जो है अलग से चर्चा करेंगे। बहुत छोटी टिप्पणी आखिरी में निपुण जी की बात को आगे बढ़ाता हूं जी। कश्मीर इश्यूज पे कमला हैरिस का जो रवैया है वो हर कोई जानता है। कमला हैरिस के फादर कम्युनिस्ट प्रोफेसर थे, वो हर कोई जानता है। उनका एक अपना वर्ल्ड व्यू है। इस मामले में जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो ठीक है, ट्रेड कॉमर्स और इमिग्रेशन को लेके उनके इश्यूज हैं। इमिग्रेशन को वो चेक करने की बात करते हैं, वो हमारे लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हम बहुत सारे भारतीय हैं, वहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं। लेकिन जो जियो पॉलिटिक्स है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, ही इज़ मोर क्लोजर टू इंडिया। वो जो उनका वर्ल्ड व्यू है, वर्ल्ड व्यू की मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप का, वो कमला हैरिस के मुकाबले भारत के प्रति ज्यादा नरम, या बोलते हैं कि एक लाइन पे दोनों हैं। लेकिन मैं रिपब्लिकन पार्टी जब भी रही है, रिपब्लिकन पार्टी हमेशा भारत को सपोर्ट की है, डेमोक्रेट नहीं। चाहे बराक ओबामा देखें, बाइडेन देखें, उससे पहले हम देखें, तो हमेशा जो डेमोक्रेट हैं वो इंडिया के साथ स्ट्रैटेजिकल रूप पे कभी सपोर्ट ज्यादा नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। निपुण जी आपका भी, पंकज जी आपका भी। जिस तरीके से ये मुलाकात हुई डोभाल साहब की और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की, इसके बहुत सारे मायने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया में भी इसके बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। ब्रिक्स सम्मेलन में प्रधानमंत्री को शामिल होना है, और कहा यह भी जा रहा है कि क्या उससे पहले डोभाल साहब ने वो स्क्रिप्ट तैयार कर पुतिन साहब को सौंप दी है कि क्या कुछ ब्रिक्स में होना है। बहुत कुछ होना बाकी है। उस मुलाकात से पहले अमेरिका का चुनाव, प्रधानमंत्री मोदी की पुतिन की मुलाकात, उसके बाद रूस और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, बहुत
बहुत सारी चीजें हैं बाकी। अब देखते हैं इस मुलाकात के बाद क्या कुछ नतीजे निकलकर सामने आते हैं। आप दोनों का एक बार फिर से धन्यवाद। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।